नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और सुबह सुबह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जो खबर इस वक्त आ रही है वो है अपराध से जुड़ी हुई। लॉकडाउन के अनलॉक होते ही बदमाश भी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन यूपी में पुलिस की उन पर पैनी नजर है और इसलिए बदमाशों को वारदात करने से पहले ही पुलिस एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर रही है। एनकाउंटर की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की है, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां लूट कर भाग रहे बदमाश को दबोच लिया पुलिस ने। और तीसरी तस्वीर संभल की है, जहां पर एनकाउंटर में एक गौ तस्कर घायल किया गया और उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की कामयाबी की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चलिए अब तीनों ही तस्वीरों को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात सहारनपुर की करते हैं, जहां के कोतवाली नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से अलीम नाम का शख्स घायल हुआ, जबकि उसका साथी भाग निकला और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। गिरफ्तार बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था और उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। करके भागा है पुलिस के ऊपर और ढमोला नदी के जरिए जो है वो भाग गया। उसकी कॉम्बिंग चल रही है। जो बदमाश वहीं मौके पर था और मोटरसाइकिल थी, इस बदमाश ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने भी जो आत्मरक्षा फायरिंग करी है उसमें ये भी जो है पैर में चोट लगने से घायल हुआ है। बाद में इसको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अभी उसकी स्थिति स्टेबल है, उसका इलाज चल रहा है। और अगली खबर गौतम बुद्ध नगर से। यहां पर भी पुलिस लगातार सख्ती दिखा रही है और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में कल फिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। सेक्टर 27 से बाइक लूटकर भाग रहे बदमाश और पुलिस के बीच सेक्टर 20 में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। जिला हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया। इधर संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी भाग निकला। इस दौरान एक कांस्टेबल को भी बदमाश की ओर से चलाई गई गोली में जख्मी हुआ है। कांस्टेबल भी। पशु तस्कर पर कई मुकदमे दर्ज हैं। हयात नगर थाना के गांव बब्बैना के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। शामली के शहर कोतवाली क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर रिटायर्ड फौजी को दबंगों ने गोली मार दी। आरोप है कि प्रधानपति ने साथियों के साथ मिलकर यशवीर नाम के रिटायर्ड फौजी को गोली मारी है। घायल यशवीर को मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र के गांव शाहपुर घाट क्षेत्र में आग को लेकर फिर तांडव मचा है। आग ने तांडव मचाया। यहां पर घर में अचानक आग लग गई और जो कि बढ़ती चली गई। घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही एक गाँव में 100 से ज्यादा झोपड़ी जल गई थी और अब ये तस्वीर देखिए, सहारनपुर की ये तस्वीर, जहां पर आग लगी और आग ने देखते ही देखते एक बड़े एरिया को अपने चपेट में ले लिया। इधर प्रयागराज के बलुआ घाट इलाके में गैस सिलेंडर में आग लगी, जिसके बाद सिलेंडर में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत की बात है। लेकिन आवाज सुनिए आप, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि गैस सिलेंडर में जो विस्फोट हुआ वो कितना ज्यादा घातक हो सकता था। घर का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। सिलेंडर की पाइप लीक होने के बाद यह हादसा हुआ। इधर दिल्ली से सटे नोएडा में रात 10:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व नोएडा में था। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 29 मई को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर के अलावा कई राज्यों में भी भूकंप के झटके आए थे। रिक्टर स्केल पर
रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो भूकंप की तीव्रता 4.6 आंकी गई। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लखनपुर अस्पताल में हंगामा हो गया। खबर है कि क्रिकेट विवाद को लेकर 2 युवकों को गोली मारी गई थी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विवाद बढ़ता चला गया और कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। इस मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हंगामा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। तो क्रिकेट खेलने को लेकर यहां पर विवाद और विवाद के बाद की जो तस्वीर बनी वो आपके सामने है। तो अनलॉक 1 की अभी शुरुआत ही हुई है और इसी बीच इस तरह की तस्वीर, यहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी के चेहरे पर मास्क है, किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है। और यहाँ पर विवाद में किस तरह से लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लखनपुर अस्पताल में हंगामा हुआ है। बताइए, हॉस्पिटल के अंदर की ये तस्वीर है। क्रिकेट को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद हॉस्पिटल के अंदर ही ये अखाड़े जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं। कौन किसे मार रहा है समझना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं जो एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो भीड़ में फंस गए हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इन लोगों को समझाया नहीं जा सका। पुलिस काफी देर तक मूक दर्शक बनी रही। नोएडा से खबर, जहां सेक्टर 45 से दिल्ली के कालिंदी कुंज गए 2 युवकों की यमुना नदी में स्टंट करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और 15 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यमुना नदी से दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए इन्हें भेजा गया है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। वाराणसी मंडी परिषद के डिप्टी डायरेक्टर कंस्ट्रक्शंस राम नरेश सोनकर निलंबित कर दिए गए हैं। ठेकेदार सुशील सिंह ने लेन देन का एक ऑडियो क्लिप वायरल किया था, जिसमें शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने के बाद ये एक्शन लिया गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ठेकेदार ने सीएम पोर्टल पर मामले की शिकायत की थी। दरअसल ये पूरा मसला है क्या, वो आपको बता देते हैं। वाराणसी मंडी के डिप्टी डायरेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने ठेका देने के एवज में कमीशन की मांग की थी और ठेकेदार के साथ उनकी बातचीत का ये ऑडियो वायरल हुआ था। जब ठेकेदार ने इसकी शिकायत की थी मंडी परिषद से, तब ठेकेदार को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था जिसने शिकायत की थी। जिसके बाद ठेकेदार ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की और इस पूरे मामले की शिकायत करने के साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ, जिसमें ठेकेदार और बातचीत हो रही है मंडी परिषद के सदस्य की, जिसके बाद ये कार्रवाई शासन की ओर से की गई है। वाराणसी मंडी परिषद के डिप्टी डायरेक्टर को ही निलंबित कर दिया गया है। इधर सोनभद्र के पन्नूगंज थाना के पुलिसकर्मी का वसूली करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में थाने का सिपाही भूसा लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से पैसे लेता दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच कराकर आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही है। ठीक, चलो एक गाड़ी अभी डिसाइड कर लेंगे कौन आएगा, तो हम आपको बता देंगे फोन करके। ठीक है, वहाँ इधर यूपी के सीएम बाहरी राज्यों से लगातार कामगारों को ला रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का भी लगातार हालचाल जान रहे हैं। अब इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक टीम बनाई है। ये टीम हर रोज 350 कोरोना मरीजों को फोन करती है और उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं इसका जायजा लेती है। यूपी में कोरोना के मरीजों को बेहतर और पक्का इलाज अब सीएम योगी की प्राथमिकता है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने विशेष सचिव सुरेंद्र सिंह को बेहद जरूरी टास्क दिया। पिछले 1 महीने से आईएएस सुरेंद्र सिंह अस्पतालों में भर्ती मरीजों को हर रोज फोन करते हैं और उनका हाल जानते हैं। हेलो, ब्रजेश कुमार जी। हाँ सर। हर मरीज से 4 से 5 मिनट तक बात होती है और उनका फीडबैक लेते हैं। इसमें डॉक्टर का चेकअप, सफाई से लेकर खाना पीना भी शामिल है। हेलो जी, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से।
सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा, आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ? सर आज हमें 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। तबीयत कैसी है? तबीयत तो सही है सर। कोई लक्षण तो नहीं है किसी भी प्रकार के? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर आ रहे हैं देखने आपको? हाँ जी सर, डॉक्टर भी आ रहे हैं। और नर्स वगैरह देखभाल कर रही हैं आपकी अच्छे से? हाँ जी, नर्स आ रही है, साफ सफाई सब कर रहे हैं सर। अच्छा, सफाई की जनरली दिक्कत आती है अस्पतालों में? किसी भी तरह की कोई सफाई संबंधी आपको समस्या? नहीं सर, कोई वो नहीं है। और खाना मिल रहा है भरपूर? खाना भरपेट मिल रहा है, सही दे रहे खाना। लखनऊ ही नहीं बल्कि गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद के मरीजों से भी सीएम योगी के विशेष सचिव ने बात की है और बाकायदा टीम बनाकर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं वहाँ पे देखने आपको? और नर्स वगैरह रहती हैं? नर्स अवेलेबल रहती हैं? नर्स वगैरह आती है, चली जाती है। अच्छा, और सफाई कैसी है वार्ड की और शौचालय की? सफाई ऐसी ही है, नीली है। अच्छा, और बाकी खाना टाइम से आता है? खाना टाइम से आता है। भरपूर भरपेट मिल रहा है खाना कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल भरपेट मिलता है और बच जाता है। अच्छा, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही साहब। अच्छा, इलाज से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं इलाज से तो बिल्कुल। ये बताइए, डॉक्टर आ रहे हैं, आपका इलाज अच्छा हो रहा है यहाँ पे? हाँ, आ रहे हैं सर। और नर्स वगैरह आपकी देखभाल कर रही हैं? हाँ, सब गुजरी हैं, सब। ये आपके वार्ड की सफाई, शौचालय की सफाई, बेडशीट एकदम बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सफाई, खाना पीना सब कुछ सही हो रहा है। खाने में स्वाद है कि नहीं है? है, एकदम फर्स्ट क्लास है। अच्छा, फर्स्ट क्लास है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। किसी तरह की कोई आपको शिकायत, कोई परेशानी यहाँ पर? कोई परेशानी नहीं सर। परेशानी होती तो हम जरूर बताते आपको। असल में सीएम योगी आदित्यनाथ मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देना चाहते हैं और साथ ही मरीजों को कोई समस्या हो तो उसका भी तत्काल समाधान चाहते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए, तैयारियों के लिए, मरीजों की देखभाल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। उसी क्रम में उन्होंने ये भी व्यवस्था की देश में पहली बार कि मुख्यमंत्री कार्यालय, साथ ही बाकी हमारे माननीय मंत्रीगण और जनपद के अधिकारीगण सब लोग इन मरीजों की देखभाल करें, इनका हालचाल जाने, सारी चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित हो। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा भी जो श्रमिक आ रहे हैं या बाकी जो लोग हैं गांव में, सारी व्यवस्थाएं शहर में वार्ड मेंबर और प्रधानों से संपर्क करके भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रतिदिन लगभग 20-25 अस्पतालों के 50 के करीब मरीजों से बात की जाती, जो एक्टिव मरीज हैं। आज वर्तमान में हमारे पास 2680 हमारे यहाँ एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 3698 मरीज ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से उपचारित होकर घर जा चुके हैं। सीएम योगी वैसे भी कोविड से निपटने में लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं और अब कोरोना मरीजों से सीधे सीएम ने संपर्क किया तो मरीजों में भी कोरोना से लड़ने की नई स्फूर्ति नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए चर्चा की, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ एसपी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से किसानों के संकट पर जानकारी मांगी और उन तक राहत पहुंचाने की अपील भी की। साथ ही कोरोना संकट काल में फंसे गरीबों के बारे में भी चर्चा कर कार्यकर्ताओं से राहत पहुंचाने की बात कही है। ऐसे ही कई कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश में बूथ स्तर पर अखिलेश यादव बात कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा सके। इधर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को भर्ती की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। बुधवार से ही काउंसलिंग शुरू हुई थी और कोर्ट का स्टे भी लग गया। हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों का आपत्तियों को 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही अभ्यर्थियों की आपत्तियों को अब सरकार यूजीसी के सामने भेजेगी। ये आदेश अदालत की ओर से है। यूजीसी आपत्तियों को देखेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। और इस बीच न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में अपील करेगी और समाजवादी पार्टी ने इन भर्तियों में घोटाले का आरोप सरकार पर लगाया है।
न्यायालय ने कह दिया था कि हम कल सुनाएंगे अपना फैसला, तो सरकार को इतनी जल्दी क्या थी? तो सरकार कहीं न कहीं इस भर्ती में घपला कर रही थी, इसलिए न्यायालय की भी नहीं सुन रही है। अब एक बार मेरिट में जो आ गया है, जिसने अपने आप को देख लिया है कि वो टीचर हो गया है, अब जब आंसर शीट ठीक होगी, 1-2 नंबर बदलेंगे तो पूरी मेरिट बदलेगी। जब पूरी मेरिट बदलेगी तो फिर सबके लिए एक चुनौती होगी। सरकार चाहती तो व्यस्तता जता सकती थी कि लॉकडाउन चल रहा है कैसे भर्ती करें, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारी मंशा थी कि एक तरफ हमको स्कूलों को शिक्षक मिल सकें, योग्य शिक्षक मिल सकें जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, दूसरी तरफ 69,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो 69,000 परिवारों की व्यवस्था होगी। तो हम बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों को अधिकार है, कहीं कोई असंतुष्ट होता है तो न्यायालय जा सकता है। लोग और कोर्ट के स्टे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। यूपी की सरकार की अव्यवस्था की वजह से तमाम भर्तियां जो है वो कोर्ट में अटक रही हैं। पेपर लीक, कट ऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तर कुंजी, यूपी सरकार की व्यवस्था की इन सारी कमियों के चलते 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। और इधर यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। बोर्ड की कॉपियों की जांच लगभग पूरी हो गई है और 25 से 27 जून के बीच परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद सरकार ने सत्र देर नहीं होने दिया। शिक्षा विभाग रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। कोरोना संक्रमण काल में ही हम लोगों ने पूरे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हुए, सैनिटाइजिंग करने के बाद, सारे जो मास्क लगाने के बाद जो सारे नियम थे उनका अनुपालन करते हुए कॉपी को चेक कराया है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जून के अंतिम सप्ताह में 25 से 27 के आसपास हमारा परीक्षा फल 25, 26, 27 में किसी दिन भी परीक्षा फल आ सकता है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और अब बात करते हैं किसानों के लिए मोदी सरकार की ओर से किए गए कदमों की, उठाए गए फैसलों की कर लेते हैं बात, जिसके बाद किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी मिल गई है। सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार को मंजूरी दे दी है। पहले किसानों को सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की मंडियों में ही अपनी फसल बेचनी होती थी। कैबिनेट के फैसले के बाद किसानों के सामने ये मजबूरी अब खत्म हो गई है। अब किसान जहां चाहे वहां अपने उत्पाद को बेच सकता है। इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में संशोधन किया जा रहा है। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा। ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को, और एक वन नेशन वन मार्केट के दिशा में हम आगे बढ़ रहे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश, और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जब इस बात की घोषणा हुई थी तो कई जानकार लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो उसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को आज़ादी अब इस अध्यादेश के माध्यम से मिलने जा रही है।
नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। नोएडा में बुधवार शाम मिले 25 नए केस। जिले में 521 कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब तक हो चुकी है। 348 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। 165 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। अब तक 8 मरीज की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।